क्योंकि आईवीएफ इतना पॉपुलर है इस टाइम पे, किसी ना किसी के कोई फ्रेंड ने, कोई रिलेटिव ने आईवीएफ कराया होता है, दे फील दैट इट इज़ अ क्विक फिक्स। तो ऐसा नहीं है। इंडियन ओवरीज टेंड टू एज फास्टर। हमारी ओवरीज जो है वो वेस्टर्न ओवरीज से 6 इयर्स आगे चल रही होती है। एक ना अभी रिसेंटली मूवी आई थी जिसमें था कि सैंपल्स एक्सचेंज हो जाते हैं हस्बैंड के, तो उसको एड्रेस करने के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो ऐसा नहीं होता, मूवी में दिखाया है बट ऐसा नहीं होता। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ एन इमोशनल जर्नी, इट इज़ अ मेडिकल जर्नी एंड इट शुड बी utmost importance given to the emotional turmoil that the patient suffers from. Hello and welcome to Prega Talks, a special podcast brought to you by Prega News. आज हम आईवीएफ के बारे में बात करेंगे। आईवीएफ क्या है, इसकी एक कपल के लिए जर्नी कैसी होती है और इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं। और आज हमारे साथ है डॉक्टर निकिता बैनर्जी, गायनेकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट हैच फर्टिलिटी सेंटर दिल्ली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर निकिता। वेलकम टू द शो। Thank you so much for having me here. हाउ आर यू डूइंग टुडे? I'm doing wonderful. आप हमें सबसे पहले बताइए आईवीएफ होता क्या है, क्योंकि सबको टेस्ट ट्यूब बेबी याद है। व्हाट इज आईवीएफ? आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर। इसका मतलब जब भी हम फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कराते हैं हम उसे कहते हैं आईवीएफ। तो इसके अंदर मेल और फीमेल जो एग्स होते हैं उनको लेके मिलाया जाता है, उनको फर्टिलाइज किया जाता है, उसे एम्ब्रियो बनाया जाता है जिसको कॉमन लैंग्वेज में भ्रूण बोलते हैं, और उस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही होता है आईवीएफ। पर आईवीएफ किसको कंसिडर करना चाहिए? पहले ना ये मानते थे कि आईवीएफ सिर्फ वही लोग कराते हैं जो जिनको कोई होप ही नहीं है, बहुत बहुत टाइम निकल गया है, वो ट्राई कर रहे हैं, बच्चा करने के लिए हो नहीं रहा, तो ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट बन गया है। क्या आज भी यही सच है कि बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है फॉर दोज कपल्स हु बीन ट्राइंग फॉर सो लॉन्ग? सो द आंसर इज येस एंड नो। बेसिकली हाँ, ये लास्ट रिजॉर्ट है इफ यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल अदर रिजॉर्ट्स, राइट। सो कई बार मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे पास पेशेंट्स सीधा ये बोल के आते हैं कि डॉक्टर मेरे को आईवीएफ कराना है, without actually going through any other procedure. So they have not gone through any other treatment. So I first of all ask them कि आपको ज़रूरत है आईवीएफ की, क्योंकि आईवीएफ इतना पॉपुलर है इस टाइम पे, किसी ना किसी के कोई फ्रेंड ने, कोई रिलेटिव ने आईवीएफ कराया होता है एंड दे फील दैट इट इज़ अ क्विक फिक्स। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे कर सकते हो। क्या आपको पता है फर्टिलिटी विंडो क्या होती है? इसमें से कितने लोग होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि आपको रिलेशन कब रखना होता है। ऐसा नहीं है कि पीरियड के 14th डे पे रिलेशन रखना है, वो सबके लिए सेम है। और फर्टिलिटी एप्स जो होती है वो एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट है, ऐसा नहीं होता। सबकी, क्योंकि साइकिल्स डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट बॉडीज अलग होती एग्जैक्टली सबकी साइकिल लेंथ्स डिफरेंट होती है, तो व्हाट वर्क्स फॉर वन पर्सन मे नॉट वर्क फॉर द अदर वन, राइट। तो अगर 28 डेज की साइकिल है उसमें हाँ समझ में आता है एट अराउंड डे 14 आपका ओव्यूलेशन होता है, तो उसके 2 दिन पहले 2 दिन बाद आपको रिलेशन रखना है, बट हो सकता है आपकी साइकिल 21-22 डेज की है। उस 35 days। राइट, तो 21 डेज की साइकिल में आपका ओव्यूलेशन पता है एज अर्ली एज डे 7, जस्ट आपका पीरियड्स बंद हो उस पे होता है। इस तरह से 30 to 35 डेज में 18th डे पे होता है। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ ओव्यूलेशन किट्स, उसकी आप मदद ले सकते हैं। तो घर पे आप ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हैं, आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा सकते हैं, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रैप्ड एग सिंड्रोम। हो सकता है आपकी साइकिल्स रेगुलरली आ रही हैं बट आपका एग ही नहीं रिलीज हो रहा, तो वो एग ट्रैप्ड है। विद दी हेल्प ऑफ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग वो पता चल जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईवीएफ से पहले कर सकते हैं, बट हाँ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आईवीएफ की तरफ जल्दी जाना चाहिए, जैसे एडवांस्ड एज, अगर एग रिजर्व कम हो रहा है, जिसमें हाँ आईवीएफ का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो आप ये कह रहे हो कि जब तक आप क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम ना दो तो कॉलेज पूरा नहीं हो सकता, राइट? लेट्स सपोज कि कोई एडवांस एज पे नहीं है, लेट 20s में है और उन्होंने सोचा चलो वी वांट टू प्लान अ प्रेगनेंसी, तो अपने आप जब वो ट्राई कर रहे हैं तो जैसे ये ओवर ओवर न्यूज़ है, कैसे ये फर्टिलिटी टेस्टिंग किट्स यूज़ करें कि हम खुद पता करें कि ये फर्टाइल मेरी विंडो है, यहाँ मुझे कांटेक्ट होना चाहिए और यहाँ मेरी
हाई चांसेस है? देखिए ओव्यूलेशन जो है ना वो लोगों की टेंडेंसी होती है पीरियड जब आपका स्टार्ट हुआ है तब से काउंट करने का, जबकि एक्चुअली ओव्यूलेशन होता है आपके एक्सपेक्टेड पीरियड से 14 डेज पहले। सो दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, आपके एक्सपेक्टेड पीरियड से 14 डेज पहले आपको बैक काउंट करना है। तो ये तभी आप यूज कर सकते हो कि जब आपकी साइकिल्स रेगुलर है। सो या ये एक रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं? एग्जैक्टली तो जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है विच इज़ वेरी कॉमन, मतलब मेरा पीसीओएस क्लिनिक भी है, तो पीसीओडी में तो एग्स ही नहीं बन रहे होते। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एक्चुअली चेकिंग फॉर ओव्यूलेशन जब एग्स ही नहीं बने हैं? तो इसके लिए पहला क्राइटेरिया होता है कि आपकी साइकिल्स रेगुलर होनी चाहिए, और अगली जो साइकिल आने वाली है उसके 14 डेज आप माइनस कर दो, वो आपका ओव्यूलेशन टाइम है। क्या? उसके 2 दिन पहले, उसके 2 दिन बाद से आप ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते तो हो। और ओव्यूलेशन किट से हाँ, आप सुबह ट्राई कर सकते हो, बट ओव्यूलेशन जो किट है वो ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन आप ट्वाइस अ डे कर सकते हो, क्योंकि कई बार इसकी 12 आवर्स की विंडो होती है। एंड चेकिंग इट प्रॉपर्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी एबल टू सी 2 गुड पॉजिटिव लाइन्स। अच्छा, वो 2 पॉजिटिव लाइन्स आ जाए, तो कितना विंडो होता है फॉर द इंटरकोर्स टू हैपन सो दैट देयर इज़ अ सक्सेस? इसके लिए जानना पड़ेगा कि वो किट है क्या। एक्चुअली इट टेस्ट्स एलएच सर्ज, ये एक हार्मोन होता है जो कि राइज करना स्टार्ट करता है जिस दिन ये राइज करता है, जिस टाइम ये राइज करता है उसके एग्जैक्टली 36 आवर्स के बाद ओव्यूलेशन होता है। तो जब ये पीक पे पहुंच जाता है तब वो एलएच किट में आप डिटेक्ट कर पाते हो। आप ये समझ लो कि जब ये पॉजिटिव आता है उसके अराउंड 12 आवर्स 24 आवर्स बाद तक ये ओव्यूलेशन हो सकती है। मतलब सब कुछ एग्ज़ैक्टली तो टाइम हो नहीं सकता, राइट? तो द आइडिया इज़ कि आपको कुछ विंडो पता लगे और उस टाइम पे आपका ये अटेम्प्ट होना चाहिए कि एग के पास खूब सारा स्पर्म रहे, राइट? राइट, राइट। तो चलिए हमने खुद we took our fertility in our hands, we tested and we kept trying and we're not having any success for say 3 months or 6 months. What is the next course? Jump onto IVF? कि यूजुअली मुझे बोला जाता है कि आप टैबलेट वाली साइकिल ट्राई करिए, नेचुरल टैबलेट वाली साइकिल, फिर उसके बाद आईयूआईस और वो फिर ना काम करे, फिर आईवीएफ के बारे में सोचिए। इज दिस द प्रोग्रेशन? इज दिस हाउ इट वर्क? प्रिसाइजली सो। सो ओव्यूलेशन इज नॉट द ओनली थिंग, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली बताती हूँ कि मेनली 4 चीज़ें होती हैं, नंबर ऑफ एग्स, क्वालिटी ऑफ एग। तो ओव्यूलेट हो तो रहा है बट अगर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, नंबर बहुत ही कम है। दूसरा, अगर ट्यूब्स जो है, फलोपियन ट्यूब्स है, वो ब्लॉक्ड है, तो वो पैसेज ही ब्लॉक्ड है जिसमें जो एग है उसको हस्बैंड के सैंपल के साथ मिलना है। तो वो पैसेज ब्लॉकेज अगर है उसमें, आप कितने भी मंथ्स तक ट्राई करते रहो नहीं आएगा पॉजिटिव, और आपकी साइकिल्स रेगुलर रहेंगी। इसके अलावा ट्रैप्ड एग जो कि मैंने बताया, हो सकता है आपका एग तो बन गया, वो बॉडी से रिलीज नहीं हो रहा, उसके अंदर यूट्राइन एनोमली अगर है, यूट्रस की लाइनिंग इज नॉट वेरी गुड, नॉट कंड्यूसिव टू प्रेगनेंसी, वो इतनी अच्छी फर्टाइल नहीं है उस केस में। या फिर क्या होता है ना, हमेशा फीमेल्स के ही सारे टेस्ट होते रहते हैं, बहुत टाइम बाद पता चलता है कि मेल्स का जो सैंपल है वो पुअर है, तो हो सकता है कि वो एक फैक्टर हो। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, सो देयर आर मेनी फैक्टर्स। तो फिर प्रोग्रेशन क्या है? वो मैं समझ, जैसे आपने बताया ये सब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। राइट। So should you be investigating this is 3 months after trying, 6 months after trying, a year after trying? What is the सो suggested अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फेज age ऑफ लाइफ यू आर इन, या and age? एज। सो अगर आपकी एज है, हम वेस्ट में, वेस्टर्न वर्ल्ड जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं मोर देन 35, और आपने भी कॉमनली सुना है मोर देन 35। और लोग जो आते हैं वो बोलते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं उसमें तो 40-42 की एज पे भी लोग स्पॉन्टेनियसली कंसीव करते हैं। बट ये जो वीडियोस हैं ये यूजुअली वेस्टर्न वर्ल्ड होती है, कॉकेशियन पॉपुलेशन है। एंड इंडियन ओवरीज टेंड टू एज फास्टर। हाँ। हमारी ओवरीज जो है वो वेस्टर्न ओवरीज से 6 इयर्स आगे चल रही होती हैं। तो फॉर देम इफ इट इज 35-36, हमारे लिए 30 होता है। तो इफ यू आर 30 प्लस, देन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। आइडियली अगर आप मेडिसिन वाला साइकिल्स भी लेते हो तो वो 6 साइकिल से ज़्यादा ओव्यूलेशन इंडक्शन वाली साइकिल्स भी नहीं होनी चाहिए। सो इट इज़ ट्राइंग नेचुरली फॉर कपल ऑफ मंथ्स, इफ इट इज़ नॉट हैपनिंग, गेट योरसेल्फ टेस्टेड, योर हस्बैंड टेस्टेड, then probably move on for tablet wala cycle which you were saying before with the help of follicular monitoring, और then ovulation kit. or ovulation kit, or then IUI, not more than 3 cycles of IUI, and still if doesn't happen then IVF. मतलब अगर किसी ने सोच भी लिया चलो अब कर लेते हैं आईवीएफ, तो इस डिसीजन के बाद क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन आईवीएफ? See, IVF
आपकी जर्नी ना आईवीएफ से 1 महीना या 2 महीना पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू आईवीएफ साइकिल तो पहले आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं टू लुक एट योर ओवेरियन रिजर्व कि आपके नंबर ऑफ एग्स कैसे हैं, एग की क्वालिटी कैसी है, कहीं आपको कोई और डिसऑर्डर्स तो नहीं हो रहे, मतलब खून की कमी तो नहीं है, थायरॉइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका शुगर्स कंट्रोल्ड है, आपके बीपी कंट्रोल्ड है। अगर आई जस्ट इंटरप्ट यू। या ये वाले टेस्ट तब नहीं होंगे जब हमने वो टैबलेट वाली साइकिल से पहले ये से सब ये नहीं होगा? टेस्ट्स होने चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच साइकिल आर यू गोइंग फॉर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आईयूआई और आईवीएफ साइकिल। कई बार जैसे कि मैंने बताया पेशेंट सीधा आईवीएफ के लिए आ जाते हैं और उनके ये बेसिक टेस्ट्स नहीं हुए होते। फिर तो आप उसमें काउंसल करते हैं। राइट, सो कभी-कभार थायराइड डिसऑर्डर या हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया उसको करेक्ट करने से ही पॉजिटिव हो जाती है प्रेगनेंसी, अदरवाइज विटामिन डी डेफिशिएंसी इज सो कॉमन एंड आपको पता है विटामिन डी डेफिशिएंसी स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद पुअर ओवेरियन रिजर्व। तो हम आई एम हियरिंग फॉर फर्स्ट टाइम टुडे। एब्सोल्युटली एशरे गाइडलाइंस है, मतलब हम मैंने कुछ पेपर्स वगैरह भी प्रेजेंट किए थे ग्लोबली, तो उसमें डिस्कस हुआ था और हमारा जो विटामिन डी रिसेप्टर्स है वो यूट्रस पे, ओवरी पे, हर जगह होते हैं। सिंपल ट्रीटमेंट है इसका, हफ्ते में एक बार मेडिसिन लेनी है और इसका आपके ओवेरियन रिजर्व पे इम्पैक्ट होता है। ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले। तो फिर अब क्या? अब हमने आईवीएफ डिसाइड कर लिया है, आपने कहा काउंसलिंग होती है 1-2 महीने की, फिर क्या होता है? ओके, सो आई बिलीव आप आईवीएफ के प्रोसेस के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जो आईवीएफ का प्रोसेस है वो जो कन्वेंशनल आईवीएफ है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बट जो सबसे कॉमन प्रोटोकॉल है वो पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे स्टार्ट होता है। 9 to 11 डेज के इंजेक्शंस होते हैं, पेनलेस इंजेक्शंस होते हैं। यूजुअली इतने टाइम में एग्स रेडी हो जाते हैं, सुपर ओव्यूलेशन होती है, मल्टीपल एग्स बनते हैं और इन एग्स को हम फिर बाहर निकाल लेते हैं अंडर एनेस्थीसिया। तो आपको कुछ पेन वगैरह नहीं होता, कोई कट और सूचर नहीं लगता क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड निकलता है आपके नेचुरल ओरिफिस से। तो वहाँ से वो एग्स बाहर निकाल के वो एग्स की ग्रेडिंग की जाती है। उसमें हम एक्चुअली देख पाते हैं क्वालिटी ऑफ एग को और उसको फिर हम सब स्पर्म्स के साथ, उसको हम जो सैंपल है उसके साथ अगर हम मिलाते हैं तो उसको कहते हैं आईवीएफ। एक चीज़ होती है इक्सी जिसके अंदर हम इंडिविजुअली सैंपल में से निकालते हैं शुक्राणु और उसको एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। वैसे करके हम एम्ब्रियोज बनाते हैं जिसमें 3 से 5 दिन लगते हैं। फिर से रिकैप करती हूँ। आप देखा डे 2-3 पे ये आईवीएफ साइकिल शुरू होती है और फिर इंजेक्शंस लगते हैं और आप मॉनिटर कर रहे हैं फॉलिकल्स कैसे बन रहे हैं। आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? मतलब द पेशेंट हैज़ टू कम इन फॉर अल्ट्रासाउंड एवरी डे ऑफ दीज़ 12 डेज़, हाउ डज़ इट वर्क? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस सो टू थिंग। बी वेरी ऑनेस्ट ये 9 to 11 डेज के अंदर हार्डली पेशेंट को 3 या 4 बार आना होता है क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये भी हम पैक करके देते हैं, पेशेंट्स खुद लगा सकते हैं इंजेक्शन। तो अगर हमने डे 2 पे एक स्कैन किया, अगला स्कैन उनका डे 6 पे होगा और उसके बाद ऑल्टरनेट डेज, तो ये 2 या 3 अल्ट्रासाउंड के बाद तो एग पिकअप का टाइम ही आ जाता है। तो हार्डली 3 to 4 विजिट्स लगती हैं एंड वी मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। उससे आपको ये पता लगता है कि एग्स कितने फॉर्म कर रहे हैं और ग्रोथ कितने रेट क्या फॉर्म है? कर रहे हैं, कितने साइज़ के फॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा हम डॉपलर की मदद से ये देख सकते हैं कि एग की तरफ ब्लड फ्लो कितना है। उससे हमको पता चलता है कि मैच्योर एग्स हमें कितने मिलने वाले हैं। ठीक, तो अब हम वी डन द फर्स्ट हाफ ऑफ द आईवीएफ साइकिल वेयर वी प्रिपेयर्ड द एग्स, वी रिट्रीव द एग्स, एग्स ले लिए हमने और हमने स्पर्म के साथ उनको मिला दिया है और एम्ब्रियो बन गया है। अब डे 0 एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, नाउ व्हाट हैपेंस? सी हमारे सेंटर पे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करते हैं व्हिच इज़ वो द क्या? बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है वो धीरे-धीरे डेवलप करता है फ्रॉम डे 1, 2, 3। 3 स्टेज का एम्ब्रियो क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो होता है। इसी तरह से 4th, 5th वो लास्ट होता है। डे 5 पे आप एम्ब्रियोज़ ट्रांसफर कर देते हो। अब यहाँ पे वो आपके पास ब्लास्टोसिस्ट वो होता है। ब्लास्टोसिस्ट होता है। ठीक है। डे 5 एम्ब्रियो इज़ ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो, परफेक्ट। अब आपके ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको फ्रेश ट्रांसफर करना है या फ्रीज करके किसी और महीने ट्रांसफर करना है। सो दीज आर टू डिफरेंट ऑप्शंस। या So basically, you're saying day 0, the embryo is formed. You take it till the blastocyst level. You manage and watch the embryo going till day 5. Choice is the patient's. Immediate transfer कराना है कि freeze करा, ठीक है? या दे बेस्ड ऑन पेशेंट्स हार्मोन लेवल्स एंड वेदर यू फील इट इज राइट फॉर द पेशेंट, मतलब पेशेंट की हेल्थ के लिए भी ठीक होना चाहिए। अगर पेशेंट की हेल्थ के लिए ये ठीक है कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है देन वी फ्रीज द एम्ब्रियोज। डे 0 इज कॉल्ड
एग एक्सट्रैक्शन और डे 1 पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो वो फर्टिलाइजेशन वाला डे इज़ डे 1। बट ये पैरामीटर क्या है कि बेसिस पेशेंट की हेल्थ, उनकी हेल्थ को क्या हुआ यार, वो तो आईवीएफ के लिए आए हुँ। मतलब हेल्थ सो ये थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन आ गया, बट आई विल ट्राई टू कीप इट क्रिस्प सो दैट सब लोग समझ पाएँ इसको। जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है जिसमें लोग आईवीएफ कराते हैं। उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे एग्स बनते हैं। बहुत सारे एग्स बनते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स आगे बढ़ जाते हैं। तो हमको हमको क्या चाहिए, नेचर में जिस तरह से प्रेगनेंसी आती है वैसी आनी चाहिए, कुछ आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। तो हम ये एम्ब्रियोज़ जो बनते हैं इनको हम फ्रीज़ कर देते हैं। पहले पेशेंट के हम हॉर्मोन्स नॉर्मल लेकर आते हैं, एकदम उनकी ओवरी वैसे लेकर जाते हैं जैसे उनकी आईवीएफ के राइट। पहले थी। और एम्ब्रियोज हम तब ट्रांसफर करते हैं जैसे नेचर में एकदम नॉर्मल हॉर्मोन्स पे एम्ब्रियोज ट्रांसफर होते हैं। तो जो आप कह रहे हो आईवीएफ साइकिल है, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली अ मंथ साइकिल। या एब्सोल्युटली। ट्रांसफर भी हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो पता लग जाएगा, इट कैन लास्ट ओवर अ फ्यू मंथ। या प्रिसाइजली। जो ये हार्मोन्स दिए जाते हैं लेडीज को, इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? मतलब इफ इफ आई फील, आई थिंक मोस्ट पीपल बिकम इम्पेशेंट कि यार कौन वेट करेगा, अभी ट्रांसफर कर दो। तो मतलब क्या रिस्क एसोसिएटेड है? देखिए, पहले क्वेश्चन के लिए हॉर्मोन्स के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? हॉर्मोन्स का ऐसा साइड इफेक्ट नहीं, बट हाँ, क्योंकि वो हॉर्मोन्स लेते हैं और बहुत सारे एग्स बनते हैं तो पेशेंट को थोड़ा-सा नॉज़िया, ब्लोटिंग होता है, हाँ। जो कि एग रिट्रीवल के बाद वो ठीक हो जाता है। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये 24 आवर्स तक ही रहते हैं, इसीलिए हमको डेली देने पड़ते हैं। तो इसलिए इनका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म रहते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि जो सक्सेस रेट होता है आईवीएफ का, बिग फैक्टर है कि आपकी एग रिट्रीवल और फर्टिलाइजेशन अच्छी से हुई हो। तो इसका क्या रोल है, एग रिट्रीवल एंड फर्टिलाइजेशन, व्हाट रोल डज इट प्ले इन द एंटायर आईवीएफ साइकिल? एग रिट्रीवल एक जो प्रोसीजर है उसके अंदर हम जितने भी नंबर ऑफ एग्स हैं वो हम रिट्रीव करते हैं। हर एक फीमेल के लिए वो डिफरेंट हो सकता है। तो हो सकता है किसी फीमेल में एग रिजर्व पुअर हो तो उसके हमें हो सकता है 4 या 5 एग्स मिले। हो सकता है किसी का बहुत अच्छा हो तो उसके अंदर हमको 10-15 मिलें। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन, मोर द नंबर ऑफ एग्स, मोर द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज़। तो अगर हमारे एम्ब्रियोज़ ज़्यादा हैं तो हमारा प्रोबेबली साइकिल का अटेम्प्ट ज़्यादा होगा। ज़्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियोज़ हैं तो फ्यूचर के लिए हम फ्रीज़ कर सकते हैं कि अभी पॉजिटिव आ गए, डिलीवरी हो गई, 3 साल बाद अगर आपको सेकंड बेबी के लिए आना है तो हमारे पास फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ हैं। इसलिए हाँ, साइकिल के सक्सेस रेट डेफिनिटली नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज़ से तो मैटर करता है। इसमें कोई लैब की परफॉर्मेंस या क्वालिटी फर्क पड़ता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लैब। सो आपकी लैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो एट माय लैब क्यूए, क्यूसीज़ वगैरह मतलब क्वालिटी हाँ। कंट्रोल वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अगर आपकी लैब बहुत अच्छी है तो आपके ब्लास्टोसिस्ट रेट अच्छे होंगे, आपका सक्सेस रेट अच्छा होगा। सबका ये मानना है, आई थिंक साइंस भी कहती है कि एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने के कि आईवीएफ सक्सेस होगा या नहीं। इसके अलावा क्या फैक्टर्स होते हैं? बिकॉज आईवीएफ एक ऐसी जर्नी है कि आपको लगता है ये लास्ट रिजॉर्ट है, अब मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, इसके बाद क्या? पीपल थिंक दिस इज द सिल्वर बुलेट, एंड इट्स अ ह्यूज इमोशनल रोलर कोस्टर। बहुत सारी उम्मीदें होती है हर एक साइकिल पे। तो मतलब क्या फैक्टर्स है? You want to control everything you can, whatever's in your hand. What are the factors that influence the success of IVF? सी एक फैक्टर तो आपने प्रिसाइज़ली बोला है, द एज। एज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। और दूसरी चीज़ होती है स्ट्रेस। तो इफ़ यू आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस तो वो सक्सेस रेट को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए जो ट्रांसपेरेंसी है आईवीएफ साइकिल की वो होनी चाहिए। आई बिलीव पेशेंट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ द राइट आईवीएफ सेंटर, ताकि वो बैठ के डॉक्टर्स से बात कर पाएँ, उनके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उनको एड्रेस किए जाएँ। उनको जो सक्सेस रेट है उनके केस में वो बताया जाए, ना कि एकदम रैंडमली इतना परसेंट सक्सेस रेट है, क्योंकि एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। एंड देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कि एक पेशेंट की जो यूनिकनेस है उसके हिसाब से उसकी साइकिल वर्क की जाए। सो एज आई सेड, व्हाट वर्क्स फॉर वन पेशेंट मे नॉट वर्क फॉर अनदर। सो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। But हाँ, कैसे पता लगे कि ये आईवीएफ सेंटर हमारे लिए ठीक है? क्योंकि ऑनेस्टली आपने कहा कि बहुत सारे आ गए हैं, आई एम श्योर ज़रूरत है, पर काफ़ी लोग, आई डोंट वांट टू से, थोड़े लोग ना अनस्क्रूपलस होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉफिट ड्रिवन बिजनेस है एंड ऑल दैट। तो हाउ डू यू पिक अ राइट प्लेस?
मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई जगह ऐसे बताया ना, आई गिव यू अ पैकेज डील, आप एक्स अमाउंट फॉर 3 साइकिल्स एंड हमारा सक्सेस रेट राइट। ये है, ये है। मतलब लुभाते हैं लोगों को। तो सी कैसे पिक करें एक आईवीएफ, अच्छा आईवीएफ सेंटर? सो इफ समवन इज कॉलिंग दिस अ बिजनेस, वो एक सेंटर नहीं है अच्छा, ठीक है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज एन इमोशनल जर्नी, इट इज अ मेडिकल जर्नी, एंड इट शुड बी देयर शुड बी utmost importance given to the emotional turmoil that the patient suffers from. तो इसके अंदर आपको आईवीएफ सेंटर वो चूज करना है जहाँ पर क्रेडिबल जो डॉक्टर्स हैं, डिग्री ये तो सबको पता है कि उसको आइडेंटिफाई करके करना है, एंड देन यू सिट अक्रॉस विद द डॉक्टर और आप उनसे डिस्कस करो वेदर यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि एक महीने की बात नहीं है, यू विल हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो अगर आप डॉक्टर से आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हो और आपको वो ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रही है, तो एक प्रॉब्लम है। जब फाइनेंसेस वगैरह सब कुछ होते हैं तो उसके अंदर एक फाइनेंशियल काउंसलिंग फॉर्म है, वो साइन होता है, एंड एज लॉन्ग एज पैकेज डील्स आर कंसर्न्ड, आई डू नॉट सपोर्ट दैट एट ऑल। क्योंकि पैकेज डील का मतलब है कि फर्स्ट साइकिल का आपने सोच के रखा है कि नेगेटिव रहेगा, सो यू फोकस ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट, यू गिव एवरीथिंग ऑन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। So at my center, majority of patients, those who conceive in first attempt, because we give everything on first attempt. There should not be a thought of second attempt when you're trying. दैट इज वेरी गुड, बट डॉक्टर निकिता, व्हाट आर द फियर्स, मतलब पेशेंट्स के कौन से ऐसे डर होते हैं जो आपको आके बताते हैं आईवीएफ को लेकर? देखिए, अपार्ट फ्रॉम सक्सेस रेट, मैं एक ऐसी चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है, मतलब यूनिक है बट कॉमन है। एक ना अभी रिसेंटली मूवी आई थी जिसमें था कि सैंपल्स एक्सचेंज हो जाते हैं हस्बैंड के। तो ये एक सच में ड्रेडेड फ़ियर होता है, पेशेंट्स को लगता है कि कहीं हमारे सैंपल्स तो नहीं एक्सचेंज हो रहे हैं और जो एम्ब्रियोज़ है वो तो नहीं एक्सचेंज हो रहे। आप समझ सकते हो, पेशेंट को लगता होगा कि इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, इतने सारे सैंपल्स होते हैं, इनको कैसे याद रहता है और कहाँ क्या स्टोर होता करते हैं? है? हाँ, कहाँ स्टोर करते हैं और कैसे पता चलता है कि ये इन्हीं का ही एम्ब्रियो है? स्पेशली अगर 3 महीने लग रहे हैं ट्रांसफर में या 4-4 साल लग रहे हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो, ऐसा नहीं होता, मूवी में दिखाया है बट ऐसा नहीं होता। हमारे पास विटनेसिंग सिस्टम्स होते हैं, कोडिंग्स होती हैं और बहुत अलग-अलग तरीके से, बहुत अलग-अलग लेवल्स को क्रॉस करके फिर एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ किए जाते हैं। आपको पता है एम्ब्रियोज़ हम कैसे फ्रीज़ करते हैं? एम्ब्रियोज़ हम फ्रीज़ करते हैं इतने कम टेम्परेचर पे, -196 डिग्रीज़ पे, और उस टेम्परेचर पे हम प्रिज़र्व करते हैं कलर कोडेड गॉबलेट्स। तो वो एम्ब्रियोज़ को नंबर दिया जाता है, कलर दिया जाता है, लोकेशन दी जाती है, उस सिलेंडर के अंदर वो प्लेसमेंट होती है। तो उसका एक्सचेंज नहीं होता, ये एक फ़ियर है, आई फ़ील लोगों को नहीं डरना चाहिए इससे। और मूवीज को बिलीव नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। अब ये एक मानना है कि आईवीएफ करा लिया तो बच्चे की डेवलपमेंट में, हाउ रियल आर दीज फेयर्स? सी, फर्स्ट आईवीएफ चाइल्ड लुइस ब्राउन वाज बोर्न इन 1978, तो उसके बाद 1 करोड़ आईवीएफ बेबीज हो चुके हैं। तो वी हैव एम्पल एविडेंस टू सपोर्ट कि आईवीएफ में कंजेनिटल एनोमलीज जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा नहीं होती, बट हाँ, अगर आप कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हो तो एक कॉम्प्लिकेशन है प्री टर्म डिलीवरी, दैट आई अग्री। आईवीएफ के बेबीज जो होते हैं वो कभी कभार समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, क्यों? बट वो आईवीएफ की प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्विन्स की प्रॉब्लम है, मल्टीपल क्योंकि मल्टीपल जेस्टेशन। सो आप ये एजुकेट करो पेशेंट को कि ट्विन प्रेगनेंसी की तरफ नहीं जाएं। हमारे पास ऑप्शन होता है सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर का, जो कि हम करते हैं। तो उस केस के अंदर आप ट्विन प्रेगनेंसी होने से रोक सकते हो, तो और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहती। चांस लोगों को लगता है कि अगर मल्टीपल एम्ब्रियोज ट्रांसफर हो तो बेटर चांस है सक्सेस, अगर आपकी राइट? लैब बहुत अच्छी है, ब्लास्टोसिस्ट रेट बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो बहुत अच्छा है और ट्रांसफर प्रिसाइज है, तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर का रेट उतना ही होता है जितना मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स का होता है। अब ये मैं जानना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले आईवीएफ वाज वेरी एक्सपेंसिव, टैबू, घर में बात नहीं करना चाहते थे, कोई भी नहीं बोलता था कि मेरा आईवीएफ बेबी है। हाउ एक्सेसिबल इज आईवीएफ फॉर कॉमन वुमेन टुडे? See, in metropolitan cities, as you said, there is mushrooming of IVF सेंटर हर जगह है। बट बाहर जो गाँव हैं उसमें अभी भी बहुत कम है। अभी भी बैच आईवीएफ होता है जिसमें बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, बैचेज़ में आईवीएफ होता है, बट स्टिल होता है। तो आई डोंट थिंक इंडिया में अभी ऐसी कोई प्लेस है जो एकदम अनटच्ड है, जहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। जो दूर के गाँव हैं उनके पास भी एक नियर बाय कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट टच होता पॉइंट। है जहाँ पर आईवीएफ अवेलेबल होता है। सो दैट इज़
एन एब्सोल्यूट विन। चलिए एक्सेसिबल है बट अफोर्डेबल भी है क्या? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ हम देख रहे हैं कि ट्रेंड है लेट प्रेगनेंसी का, वहीं आपके थोड़े चांसेस कम हो गए हैं। पहले तो काफ़ी महँगा होता था, अब पैकेज डील्स ये वो पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। तो हैज़ इट बिकम मोर एक्सेसिबल, मोर अफोर्डेबल ऑल्सो? येस इट हैज़, क्योंकि इंडिया इज़ ग्रोइंग, इट इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। जैसे आईवीएफ का अफोर्डेबिलिटी इस टाइम पे है क्योंकि एवरीबॉडी इज़ अर्निंग प्रोबेबली अ लिटिल मोर। आज से 10 साल पहले अर्निंग कैपेसिटी भी इतनी नहीं थी। उस एज पे भी कैपेसिटी राइट, है। तो अभी इस टाइम पे आईवीएफ इसलिए आई बिलीव इट इज़ अफोर्डेबल। अच्छा, और व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आईवीएफ? बिकॉज यू नो मेडिसिन इज समथिंग व्हिच इज नॉट स्टैटिक। जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था टू व्हाट इज हैपनिंग नाउ, आई एम श्योर इट्स अ सी चेंज। तो आगे चल के क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी एआई हैज़ ऑलरेडी कम इन आईवीएफ, तो एआई से हम लोग एग की क्वालिटी, एम्ब्रियो की क्वालिटी, हर चीज़ देख सकते हैं, जो कि शायद एक नेकेड आई से एम्ब्रियोलॉजिस्ट ना देख पाए। एआई इज़ नाउ प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन आईवीएफ। और बाकी और भी टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि अभी स्किन सेल से टोटिपोटेंट सेल्स हम बना के उससे हम ह्यूमन एग बना पा रहे हैं, स्टेम मतलब सेल्स। राइट। सो इसके अलावा ओवेरियन रिजुविनेशन, जो कि मैं अपने सेंटर पे भी करती हूँ, ओवेरियन पीआरपी, जैसे स्किन पे पीआरपी कराते हैं वो फॉर स्किन ग्लो, इसी तरह से ओवेरियन पीआरपी भी है फॉर ओवेरियन रिजर्व। एंड डज दिस सो वर्क फॉर यू नो it is under research पर्पस? purposes, but we have promising future for such technologies. Is this going to be good for people who are going for late pregnancies? Absolutely, because donor egg should not be the only option, right? तो हमारे पास और भी चीजें होनी चाहिए to have your own biological child. I believe IVF का सक्सेस ही उसमें है कि अगर आप पेशेंट को उनका अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड दे पा रहे हो तो। तो मैं थोड़ा कुछ फिलोसॉफिकल और एथिकल क्वेश्चन पूछूं कि साइंस बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है बट शुड बी प्ले गॉड टू सच एन एक्सटेंड दैट यू सेइंग कि यार उम्र हो गई पर हम आपकी ओवेरियन रिजर्व भी रीजनरेट कर रहे हैं। डू यू थिंक वी आर प्लेइंग विथ नेचर इफ यू आर डूइंग सो मच इंटरवेंशन व्हेन इट कम्स टू व्हाट इज एक्चुअली अ नेचुरल प्रोसेस? Probably it is the last resort even for us. डू नॉट प्ले गॉड, प्लीज मैरी एट अप्रोप्रिएट टाइम, और अप्रोप्रिएट टाइम पे आप प्रेगनेंसी अपना प्लान करो। अगर नहीं है तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। सो या, इफ आईवीएफ इज डूइंग वंडर्स एंड इफ वी आर able to do something for the couple, then nothing like it. Yeah. But you can't be God, right? Nobody can be. No one should try to be. And you should have faith to Absolutely. have this also as a success, right? Yes, absolutely. That is Thank you so much for speaking with us, Dr. Nikita. Pleasure having you with us on the show. the pleasure is all mine. Thank you. I hope this entire show on IVF has clarified a lot of your doubts on what is the process of IVF, what does it mean, and who is best eligible for this. Keep watching Prega Talks. We'll be back with lots more.